1 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मौजूद हैं एग्जिट पोल को लेकर कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और चुनाव में क्या गणित था और लोगों ने किस तरह से किस पार्टी को वोट दिया होगा और उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आएगा। हम ये सोचते हैं कि अगर 403 की विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक फैसला जनता ने जो दिया है वो इस तरह हो सकता है। ये हमारे एग्जिट है, ये हमारा मानना है, लेकिन जो नतीजे हैं वो 11 तारीख को आएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से 1 स्कूप के चीफ एडिटर होने की हैसियत से हमने जो सूत्रों से हमारे जो हमने चीज़ें हासिल की है, वहाँ से जो सर्वे हमने देखा है, जो जाना है, जो मीडिया से पता चली, जो सोशल मीडिया में जो तमाम चीज़ों, जात पात का आकलन, पार्टियों का अपना वोट बैंक, वोट का शिफ्टिंग, ये तमाम चीज़ें अगर हम देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर की छवि, कौन चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, किस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर नहीं दिया, किसका क्या पुराना रिकॉर्ड था, क्या नए मुद्दों को लेकर सामने आए, किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ होगा जात पात को लेकर, या लोगों ने अपने उसी मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया होगा। तो अगर हम देखते हैं इस चुनाव को और उस गणित को देखते हैं कि कैसे वोटिंग हुआ होगा, तो पहले और दूसरे फेज में जहां बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, जो कि जाटों का, मुसलमानों का, ओबीसी का क्षेत्र आता है, जो दिल्ली हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, खासतौर से आप देखेंगे कि जो जाट बड़ी आबादी के इलाके हैं, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, उसके साथ साथ जो इलाके हैं दिल्ली से लगे हुए, आप अलीगढ़ है, और उसके साथ जो मुरादाबाद वगैरह, जो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं। उसके साथ साथ हरियाणा से लगे हुए जो है सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, शामली है। तो ये इन क्षेत्रों में जाटों का जो वोट मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, जहां उन्होंने लोकसभा में 21 के 21 सीटें जीती थी, वहां से उनको वो वोट नहीं मिला जैसे उन्हें मिलना चाहिए था। यहाँ पे अजीत सिंह की पार्टी ने काफी वोट लिया है और बीजेपी जो है यहाँ से कमजोर हुई है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें फेज ये गढ़ था समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी ने मध्य यूपी, बुंदेलखंड यहाँ से काफी जो है वोट लिया है उन्होंने, और पिछली बार में जो है यहाँ से काफी सीटें उन्होंने जीती थी। तो इस दफा अगर नोटबंदी का इम्पैक्ट हुआ होगा बहुत ज्यादा, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जो उनका गढ़ भी है, यहाँ से वो अपनी सीटों को बचा पाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत कम चांसेस लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, क्योंकि यही 3 फेज हो जाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर को बदल दिया था। तो यहाँ भी अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अगर हो रहा है नोटबंदी की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह पाएगी। फिर आप पूर्वांचल को देखेंगे, अगर 6वें 7वें फेज को जब आप देखेंगे, और वहां अगर मोदी ने जिस तरह से 3 दिन रुक कर कैंप लगाया और मेहनत की है यूपी के अंदर, और बनारस को लेकर, वाराणसी की सीट को लेकर, या फिर आसपास की 89 सीट्स जो हैं उन पे जो उसका इस बात का इफेक्ट हुआ होगा नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, तो उन्होंने उन चीजों पे, अगर उनके कैंप ने 3 दिन का उनका पूरा कैबिनेट, तमाम चीजें, खास बात यह है कि इन तमाम चीजें जिसका विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हुआ था। सत्यवंत सिन्हा ने भी इसकी आवाज उठाई थी, एक मंत्री उनके कुशवाहा, उन्होंने भी इस बात को आवाज उठाई थी कि इस तरह से प्रधानमंत्री को रोड शो में नहीं आना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में सीटें जीती थी, तो वो जो है अगर यहाँ उन्हें अच्छा वोट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को बाहर निकल जाएगी। फिर यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती तो ये समझ लाइए कि हम जो है हंग असेंबली के आसपास होंगे, हंग असेंबली होगी, और समाजवादी पार्टी जो है थोड़ा नीचे आ जाएगी, उसे 200 के अंदर यानी 180 और 200 के आसपास सीटें मिलेगी। ये एक आकलन हो सकता है 180 और 200 के आसपास, और बहुजन समाज पार्टी 100 के अंदर और बीजेपी 100 से ऊपर। तो ये एक आंकड़ा हो सकता है। लेकिन पहला जो हमारा अपना एनालिसिस होगा, पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी, जिस तरह से ट्रेंड को आप देखेंगे उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पहले नंबर पे रहेगा, और ये सिंपल मेजॉरिटी की तरफ बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। ये 200 के आंकड़े को लगभग ये पार कर लेगा। दूसरे नंबर पे जो है बीजेपी रहेगी, जो कि लगभग 100 के आसपास जो है अपने सीटें उसको, जो कि पिछले चुनाव में बीएसपी को मिली थी, लगभग उतनी सीटें
सीटें 100 के आसपास जो है बीजेपी उसके आसपास ही रहेगी, और बहुजन समाज पार्टी भी जो है 50 और 100 के बीच में बहुजन समाज पार्टी भी रहेगी। क्योंकि जो वोट समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को मिलना चाहिए था, कैडर वोट के अलावा भी जो वोट मिलना चाहिए था मुसलमानों का, वोट शिफ्ट नहीं है जैसे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो ये बात मानी जा सकती है कि अगर समाजवादी पार्टी का वोट अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट डिवाइड अगर हुआ होगा बीच में, तो ये डिवाइड अक्सर जो डिवीजन देखा जाता है वो मुसलमानों के वोट का डिवीजन देखा जाता है। तो मुसलमानों का वोट वन साइड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को गया है। वन साइड मतलब हम ये कह सकते हैं कि 70% गया। 70% भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 19% आबादी है, इसलिए अगर 70% भी वोट 80% भी वोट अगर चला जाए तो वो पार्टी जो है सत्ता के बहुत करीब हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी इस मामले में सत्ता से बहुत करीब दिखाई देती है। लेकिन अगर ये वोट डिवाइड हुआ है, अगर बराबर के बराबर जितना समाजवादी को भी और बीएसपी के भी पक्ष में गया, तब जो है बीएसपी की सीटें बढ़ेगी और समाजवादी की कम होगी और बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। क्योंकि जब दो बराबर डिवाइड होता है तो वहां से बीजेपी के चांसेस जीतने के भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी दूसरे नंबर पे रहेगी और तीसरे नंबर पे जो है बीएसपी आ जाएगी। आप देखते रहिए 120 को।